लिमिट लिमिट का चैप्टर अपन ने शुरू किया था और कल अपन ने दो बातों पर डिस्कशन किया कि व्हाट इज लिमिट ऑफ एनी फंक्शन और व्हाई वी फाइंड लिमिट ऑफ एनी फंक्शन। लिमिट क्या होता है और क्यों फाइंड करते हैं, ये दो बातों पे कल अपन ने डिस्कशन किया। तो उसका जो कंक्लूजन निकला वो ये है कि लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन ही है, बट जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम फंक्शन का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं तो फिर हम उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी अप्रोचिंग वैल्यू को अपन लिमिट बोलते हैं। तो लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं है, हाँ, बट उस पॉइंट पर कुछ कम या उस पॉइंट से कुछ ज्यादा पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की उसको हम लिमिट बोलेंगे। मतलब लिमिट इनडायरेक्टली अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती फंक्शन। हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, अप्रोचिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको लिमिट बोलते हैं। क्यों पढ़ना पड़ता है उसका रीजन भी आपको बताया कि हर फंक्शन का हर पॉइंट पर वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो ऐसे फंक्शन जब कहीं भी आएंगे जिनकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी तो उस केस में हम फंक्शन के लिए लिमिट फाइंड करेंगे। तो ये है लिमिट का कंसेप्ट। और कल जैसे आपको बोला था तीन बातें थी, व्हाट इज लिमिट, व्हाई वी फाइंड लिमिट और हाउ वी फाइंड लिमिट। तो आज अपन डिस्कशन करेंगे हाउ वी फाइंड लिमिट ऑफ एनी फंक्शन। किसी फंक्शन की लिमिट कैसे आप निकालते हो, तो मतलब लिमिट निकालने के तरीकों पे आज अपन डिस्कशन करेंगे, इवैल्यूएशन पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। तो यहाँ पर अपन एक लाइन में लिख रहे हैं, वी विल डिवाइड द प्रॉब्लम्स ऑफ evaluation of limit into 5 categories. Which are तो सबसे पहला है अपना लिमिट्स ऑफ एल्जेब्राइक फंक्शन, जैसा कल आपको बोला था। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एट दी लास्ट मिसलेनियस। तो इन सारी कैटेगरीज में नहीं आएंगे, उनको अपन मिसलेनियस में डालेंगे। ठीक है। सो विच आर, सबसे पहला है आपका लिमिट्स ऑफ एल्जेब्राइक फंक्शन। दूसरा है लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। The third one is limits of exponential function। ये सारे फंक्शन आपने फंक्शन के चैप्टर में पढ़े हैं। लिमिट्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और उसके बाद मिसलेनियस फंक्शन।
इन कैटेगरी के अलावा कुछ आएगा तो फिर अपन उसको मिसलेनियस की कैटेगरी में डाल, ठीक है। सो एक एक करके इन सभी पे डिस्कशन करेंगे। और हमारा सबसे पहला जो डिस्कशन है, इट इज लिमिट्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। अपन यहाँ पर कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिमिट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, और उसमें भी जब भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा तो आपने किस ऑर्डर में अप्लाई करना है, मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, मेथड्स हैं कुछ। और जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो अपन ये जो सीक्वेंस आपको मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर, उसी सीक्वेंस में लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो एल्जेब्रिक फंक्शन कोई भी आएगा तो अपना सबसे पहला जो अप्रोच होगा वो होगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जिस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है वो डायरेक्टली डाल के देखेंगे। यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनता है, 0/0 का फॉर्म नहीं बनता है, या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म नहीं बनता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनता है, तो जो वैल्यू आएगी वही लिमिट ऑफ द फंक्शन हो जाएगी। यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तो फिर हम उसके आगे के कुछ और मेथड्स हैं, जैसे मैं उसमें आपको भी दिखाऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड, फिर रैशनलाइजेशन मेथड, फिर बाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ये एक के बाद एक के बाद एक, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा एल्जेब्रिक लिमिट का, एल्जेब्राइक लिमिट का मतलब है एल्जेब्रा में जो आप वेरिएबल यूज करते हो, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल आए, या दो पॉलिनोमियल का रेशियो करके अपन रैशनल फंक्शन बनाए। ऐसे फंक्शंस की जब आपको लिमिट फाइंड करनी होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो अपन इस कैटेगरी में डालेंगे सारे क्वेश्चन, लिमिट्स ऑफ एल्जेब्राइक फंक्शन। एक एक करके मैं कैटेगरी पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो दिस इज अवर फर्स्ट पेज। टोटल 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड करा है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट को, हाउ वी फाइंड लिमिट। ये अब अपने अगला पेज से शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला जो एल्जेब्राइक फंक्शन की लिमिट्स फाइंड करने के लिए अपन मेथड यूज करेंगे, इट इज अवर डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू सेकंड पेज। और अपनी जो मेथड है अब यहाँ पर वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई क्वेश्चन आएगा तो अपन सबसे पहले, मतलब मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, यही सीक्वेंस में आगे बढ़ना है आपने। उसी ऑर्डर में अप्लाई करना जो आपको बता रहा हूँ। और आगे अब आप देखोगे जैसे जैसे हम लिमिट के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे चीजें आपके लिए थोड़ी थोड़ी आसान होती चली जाए। तो अपना जो सबसे पहला यहाँ पर मैंने आपको बताया, एल्जेब्रिक फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए अपन सबसे पहले जो यूज करेंगे मेथड वो है अपनी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सीधा उठा के सब्स्टिट्यूट करेंगे जिस पॉइंट पर लिमिट निकालेंगे, और यदि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनता है तो जो वैल्यू बन जाएगी उसी को अपन लिमिट ऑफ द फंक्शन को, मतलब सीधा सीधा जैसे नाम से ही शो हो रहा है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू कैलकुलेट लिमिट x टेंडिंग टू 2, और सपोज मैंने आपको दिया है x+2, x² + 4 और अपॉन x-3, या यहाँ पर अपन चलो यही ले लेते हैं, ये है क्वेश्चन मार्क। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर व्हेन वी पुट डायरेक्टली x की जगह पर 2, तो कहीं भी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 नहीं बनता, ये कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, ठीक है। और इस केस में जो फंक्शन की वैल्यू होगी वही फंक्शन की लिमिट होगी। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट, सबसे पहला स्टेप हर क्वेश्चन में आपको ये करके देखना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखना है। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने से यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तो फिर अपन आगे की मेथड पे जाएंगे। यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मैंने किया, x की जगह पर सीधा 2 लिखा, जैसे ही आप x की जगह पर 2 लिखते हैं तो दिस बिकम्स 2 + 2,
in next step this becomes 2 का square plus 4 or this becomes 2 minus 3. So our final answer is 4 4 4 8 20 30 sorry 32 माइनस का 32 आएगा। कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर आ गया। एक पर्टिकुलर नंबर आया, ऐसा कोई नंबर नहीं आया कि 0/0 बन गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बना गया या समथिंग अपॉन 0 बन गया। यदि ऐसे नंबर्स आएंगे तो फिर अपन आगे की मेथड पे जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनी कहलाती है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इससे आपको एक चीज का और अंदाजा लगता है कि अपन को फॉर्मेट पता चलता है कि क्वेश्चन आपको 0/0 फॉर्मेट में दे रखा है, क्वेश्चन आपको इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट में दे रखा है, या क्वेश्चन आपको जो कल मैंने 7 स्टैंडर्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताए थे। तो डायरेक्ट ये वैल्यू डालने से अपन को इनडिटर्मिनेट का टाइप पता चलता है किस टाइप का है, और हर टाइप के लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं। तो मैं एक एक करके इन अप्रोचेस पे डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहली जो हमारी अप्रोच होगी, यदि मान लो सब्स्टिट्यूशन से, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ये 0/0 फॉर्मेट बनता है, तो मैं अभी जो सबसे पहले टाइप आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो मेथड में डिस्कशन कर रहा हूँ, वो 0/0 टाइप पे। मतलब कहने का ये है कि ये तो एक एग्जांपल हो गया। मान लो सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल लेता, जैसे कल वाली जो अपना जहां से मैंने लिमिट का कंसेप्ट शुरू किया है वही क्वेश्चन मैं लिख लेता। मान लो मैं लेता लिमिट x टेंडिंग टू 2 और x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, सपोज ये ले लेता। और व्हेन वी पुट डायरेक्टली x की जगह पर 2, तो जैसे ही आप x की जगह पर 2 डालेंगे तो ऊपर वाला भी 0 हो जाएगा, नीचे वाला भी 0 हो जाएगा, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और इसलिए अपन इस क्वेश्चन को अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से आपको बचना है, आपको कोशिश करनी है कि ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बने। तो हर क्वेश्चन में जब भी ऐसा रैशनल फंक्शन आएगा तो सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। यदि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कोई फाइनाइट नंबर बनता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम केसेस में ये चीज नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मैं आपको वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे को तो लिमिट निकालनी है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसको डालने से एक आइडिया और लगता है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन हमको दे रखा है। वो 7 पैटर्न जो कल बताए थे, तो हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके जैसे इस क्वेश्चन में देखा तो हमको 0/0 पैटर्न पता चला। अब मैं आपके साथ एक एक करके उन मेथड्स पे डिस्कशन कर रहा हूँ कि जब 0/0 फॉर्मेट आएगा, ठीक है, तो मान लो ये क्वेश्चन में 0/0 बन गया, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से तो हमको आंसर नहीं मिल रहा है। तो अब अपन दूसरी मेथड की तरफ चलेंगे, एंड अवर सेकंड मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये मेथड्स जो है वो इसलिए बनाई हैं, फैक्टराइजेशन मेथड जैसे नाम से ही शो हो रहा है कि आपको फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टराइजेशन करना है, और ऊपर नीचे वो फैक्टर कैंसिल कर देना है जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब 0/0 फॉर्म बना रहा है। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है यू हैव टू फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ एंड कैंसिल द टर्म जो कि 0/0 फॉर्म कर रहा है। वो टर्म जब आप ऊपर नीचे कैंसिल कर दोगे जिसके कारण 0/0 बन रहा है, मतलब आप इनडिटरमिनेंसी को रिमूव कर देंगे। इनडिटरमिनेंसी रिमूव करने के बाद फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही किया जाता है। मतलब मैं जो आपको बोला वो ये है कि मान लो अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा था, तो अब मैंने इस क्वेश्चन को अपनी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कि व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, तो इससे एक बात तो और पता चलती है, यदि मैं x टेंडिंग टू 2 दिया हूं तो x माइनस 2 ऊपर नीचे बन रहा होगा जिसके कारण ये 0/0 बना रहा है। मतलब यदि लिमिट x टेंडिंग टू 2 है तो इसका फैक्टर x माइनस 2 ऊपर और नीचे बनेगा जिसके कारण 0/0 बन रहा है। वही x माइनस 2 को आपको ऊपर नीचे कैंसिल करना है। तो यहाँ से बहुत कुछ अंदाजा लगता है कि फैक्टर क्या बनाना है आपको। तो हमको गिवन है x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आंसर नहीं ला सकते हैं, तो अब अपन करेंगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व। एंड अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड दिस x² माइनस 4 कैन बी रिटन x माइनस 2 x प्लस 2। न्यूमरेटर का सॉरी डिनोमिनेटर का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अब आप देख रहे हो यही वो फैक्टर था x माइनस 2 जिसके कारण 0/0 बन रहा था। तो ये मेथड यही है
कि आपको ऊपर नीचे फैक्टराइज करके वो फैक्टर कैंसल आउट करना है, जिसके कारण इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है। अब आपकी इनडिटर्मिनेंसी हो गई रिमूव, और आफ्टर एलिमिनेटिंग इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपके पास जो बचा वो ये बचा। और अब आप इसमें करोगे क्या? अब आप इसमें करोगे यही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। एक्स की जगह उठा के सीधा 2 डालें। एक्स की जगह 2 डालने से ये 2 + 2 आंसर कितना दे देगा? 4। तो कल आपने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यही क्वेश्चन लिया था, यहीं से शुरुआत करी थी अपन ने लिमिट के कंसेप्ट की। और कल आपने ये देखा था कि इसका मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला था तो 4 आया था, इसका राइट हैंड लिमिट भी 4 आया था, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गया था। तो हमने बोला था लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो यदि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। ठीक है, तो लिमिट निकालने का एक मेथड वो भी है जो कल आपको मैं बता चुका हूं कि आप इफ यू हैव टू कैलकुलेट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, और यदि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी LHL और RHL दोनों बराबर होंगी। तो आप इसका चाहो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, आप इसका चाहो राइट हैंड लिमिट निकाल दो, जो कि हमने कल निकाला हुआ है, तो भी आंसर 4 ही आता है। ठीक है, लेकिन LHL या RHL कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए ये दूसरा मेथड है अब आपका फैक्टराइजेशन मेथड। अपन LHL RHL से भी कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है, और दिस इज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये है वी हैव टू फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड उसके बाद ऊपर नीचे वो फैक्टर कैंसिल करना है जो कि 0/0 बना रहा है। और वो फैक्टर बनेगा क्या, वो आपको इस लिमिट से पता चल जाएगा। यदि x टेंडिंग टू 2 है तो फैक्टर x - 2 बनेगा। यदि x टेंडिंग टू 1 है तो फैक्टर x - 1। यदि x टेंडिंग टू -2 होता तो फैक्टर x + 2 बनता ऊपर नीचे। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले पेज पर मैं इसी फैक्टराइजेशन मेथड पर 1-2 क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ, फिर अपन आगे चलिए। हाँ, तो जब भी 0/0 आएगा तो अपन सिर्फ फैक्टराइज मेथड ही यूज करेंगे क्या? नहीं, जरूरी नहीं है फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज होता है। 0/0 आता है तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपन ने स्टार्ट किया है तो सबसे पहली कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम फैक्टराइज करें। मैं वो सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ। अब मान लो ऐसे फैक्टर ऊपर नीचे बन जाते हैं जो कि फैक्टराइज ही नहीं होते, तब उसमें क्या करेंगे, वो अगले स्टेप पे अपन जाएंगे। तो ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आप करना। सबसे पहले डायरेक्ट करके देखना, मान लो 0/0 बन रहा है तो फिर फैक्टराइजेशन के बारे में सोचना। मान लो अब आपको फैक्टर ऊपर नीचे मिल ही नहीं रहे, आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा ही नहीं पा रहे, तो फिर अपन आगे की मेथड पे जाएंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, और आप मेरे को इन 2 क्वेश्चंस का आंसर करें। क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताता जा रहा हूं कि भाई हम जो दे रहे हैं क्वेश्चन वो फैक्टराइजेशन मेथड पर बेस्ड है, लेकिन जब आपको ओवरऑल क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि भाई कौन सी मेथड किस मेथड पर बेस्ड है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए। और मिक्सअप मैं आज आपको एक APPS लिमिट का डालूंगा, ठीक है, उसके क्वेश्चन आप ट्राई करिए। तो हियर वी टेक 2 क्वेश्चन बेस्ड अपॉन अपनी सेकंड मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों क्वेश्चन इजी हैं, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 1 x³ - 3x + 2 अपॉन x - 1। इसका लिमिट फाइंड करें। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है आपको ये वाला। और दूसरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्या मतलब, इससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ भी x टेंडिंग टू 1 है, फिर है x³ - x² इंटू log x, x³, फिर दिया है x² log x प्लस log x - 1। यहाँ पर मैथ्स में जब भी आप लॉग लोगे तो लॉग का बेस आपको बताया हुआ है, नेचुरल लॉग है, ये बेस ई पर है। ठीक है, नेचुरल लॉग ही लेते हैं मैथ्स में।
and divided by x square minus. So सर you वो have to answer. एक्स क्यूब है या एक्स स्क्वायर है? ये x क्यूब है, ये भी x क्यूब है, दोनों क्वेश्चन में x क्यूब है। अच्छा यहाँ पर सॉरी अभी x क्यूब डाल देंगे तब तो जीरो बनता ही नहीं, एक्स स्क्वायर कर लो इसको, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है क्योंकि वो फिर बनता ही नहीं है। नहीं सर बनता है लेकिन कॉम्प्लेक्स होता सॉल्व। नहीं वो यदि एक्स क्यूब लोगे तो हाँ तो भी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी, हाँ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स माइनस फैक्टर तो तभी भी देता है वो। सर फर्स्ट का आंसर भेजा, क्या बोले? फर्स्ट का आंसर भेजा सर। हाँ फर्स्ट का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, -1 आता है। एक्स स्क्वायर कर लेना और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले करेंगे, तो जैसे ही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आप देखोगे 0/0 आता है, इसलिए अपन इसमें दूसरी मेथड की तरफ चलते हैं, इट इज अवर फैक्टराइजेशन मेथड। So when we factorize numerator, we get x minus 1, x minus 2. So now we cancel out this factor, जिसके कारण 0/0 बन रहा था। After eliminating the indeterminate form, we get this one, x minus 2 है, और वैसे ही जब आप x की जगह -2 डालते हैं तो you get -1. तो -1 is the correct answer. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर -1 है, आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी आप देख रहे हो कि जैसे ही x की जगह पर 1 डालते हो तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो न्यूमरेटर पूरा 0 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में x को 1 डालोगे तो भी 0 आता है, तो दिस इज अगेन 0/0 फॉर्मेट। इसलिए अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, और इसलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा तो अपन फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। बताओ ना, क्या बोले? इस साइड वाला बताओ ना, इस साइड वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में इसके रूट्स निकालें, इसके रूट्स आएंगे x-1 और x-2। फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th में पढ़ा है, उसके फैक्टर निकालोगे तो ये फैक्टर आएंगे। तो ये x-1 x-1 काट दिया, काटने के बाद ये बचा, x की जगह 1 डाल दी, तो आंसर -1 आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में ये तो आपको पक्का पता है कि भाई 0/0 बन रहा है, मतलब ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है। एक ही कारण है कि भाई x-1 ऊपर नीचे दोनों जगह बन रहा होगा, जिसके कारण 0/0 बन रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, अब मेरे को x-1 ऊपर नीचे कैंसिल करना है, बस ये आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ऊपर नीचे करना क्या है कैंसिल, जो 0/0 बना रहा है। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में पहला और लास्ट टर्म साथ में लिया है x3, और बीच वाले दोनों टर्म साथ में लेके माइनस का log x उसमें कॉमन ले लिया है, तो अंदर बचेगा x² -1। और अब आपको बहुत हद तक पोजीशन क्लियर हो गई होगी। अब क्या है कि x-1 हर जगह बनता है, इसको आप लिख सकते हो a³ - b³ के आइडेंटिटी से, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a² + ab + b²। नाउ दिस इज log x बेस e और इनटू ये x-1 और x+1 और होल डिवाइडेड बाय x-1 और x+1। तो अब आप देखोगे हर जगह पर x-1 कैंसिल हो जाता है, वो फैक्टर कैंसिल हो जाता है जो 0/0 बना रहा था, और आफ्टर कैंसिलिंग दिस फैक्टर जो आपके पास बातें बची हैं वो मैंने एज सच लिख दी हैं। और अब अपन डायरेक्ट x की जगह पर 1 डालेंगे, और जैसे ही आप x की जगह पर 1 डालोगे क्वेश्चन का आंसर 3/2 दे देगा, क्योंकि log 1 0 होता है। ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा पूछ लीजिए इसमें। तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड पर आपके 2 क्वेश्चन, एंड नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट मेथड। अब ये है, और भी बहुत क्वेश्चन अपन करेंगे, पहले मैं बस एक मेथड का नाम बता रहा हूँ, उस पर एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आपको तब आएगा जब आपके पास काफी सारी मेथड इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि पर्टिकुलर मेथड अपन को पता ही है कि भैया फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टर निकालने हैं, कैंसिल करने,
तो 4 5 6 मेथड अपने पास इकट्ठी हो जाती हैं, फिर उनके क्वेश्चन अपन करेंगे तो अपन को थोड़ा सा ज्यादा उसमें अच्छा फील आएगा। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, मेथड नंबर 3। अब ये होता है कई बार कि भाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं आया तो अपन ने फैक्टराइजेशन किया। अब लेकिन मान लो कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसको आप फर्दर और ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर पाते हो, मतलब उसका फैक्टराइजेशन मेथड भी, मतलब फैक्टर भी आप नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब उसमें सेकंड मेथड जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो भी फेल हो जाती है। तो जनरली ऐसा कब होता है कि जब आप और ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर इरेशनल टर्म्स आ जाते हैं। इरेशनल मतलब जैसे स्क्वायर रूट आ गया या क्यूब रूट आ गया या फोर्थ रूट आ गया। जैसे मैं आपको ऊपर नीचे एक आध फैक्टर बना के दूं √x-1, तो आप √x-1 को और क्या फैक्टराइज करोगे, ठीक है ना। तो ऐसे जब आ जाएंगे टर्म्स तब आप क्या करेंगे, तब वहां पर अपन अपना तीसरा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं हुआ, फैक्टराइजेशन से नहीं हुआ, तो फिर अपन कोशिश करेंगे रैशनलाइजेशन से करने की, रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड, रैशनलाइज करेंगे। तो थ्योरी को एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 √x+h माइनस √x अपॉन h। अब आप देखो ये क्वेश्चन जो दिया है, यदि आप इसमें डायरेक्टली x की जगह पर 0 डालते हो, h की जगह पर, सॉरी h टेंडिंग टू 0 है, तो h की जगह पर यदि 0 डायरेक्ट डालते हो तो ये 0/0 का फॉर्मेट, 0/0 बनता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा। अब आप इसको फैक्टराइज भी नहीं कर पाओगे, ये फर्दर फैक्टराइज भी नहीं होता है, क्योंकि इसका क्या फैक्टराइजेशन आप करेंगे, ये भी रूट दे रखा है, ये भी रूट दे रखा है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड नहीं, फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व नहीं होता है। तो आपने एक बात ये ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा, फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा है, और यदि क्वेश्चन में न्यूमरेटर में यदि रूट वाला टर्म है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, मतलब इरेशनल एक्सप्रेशन है, तो यदि न्यूमरेटर में है तो आप न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, यदि डिनोमिनेटर में है तो आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, और यदि दोनों जगह है तो आप दोनों को रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको जो क्वेश्चन अभी लिया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 √x+h माइनस √x अपॉन h, ये अपना, और इसमें डायरेक्ट जब अपन h की जगह 0 डाल रहे हैं तो अपन देख रहे हैं कि 0/0 दे दे रहा है, और अब इसको फैक्टराइज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए अब अपन इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज, रैशनलाइजेशन मेथड, मतलब रैशनलाइज करेंगे। अब किसको रैशनलाइज करें, न्यूमरेटर को कि डिनोमिनेटर को? ऑब्वियसली न्यूमरेटर को करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में रूट वाला टर्म है। तो इसका जो अब नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब अपन इसमें रैशनलाइज करके देखते हैं। कोशिश हमारी क्या है कि हमको ऊपर नीचे वो फैक्टर कैंसिल करना है जो कि 0/0 बना रहा है, और नीचे केवल एक ही फैक्टर है, तो मतलब हमको ऊपर भी h बनाना है ताकि ये h हट जाए, 0/0 हट जाए, और वी गेट दी आंसर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रैशनलाइज करके देख रहे हैं। रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया है, मतलब यहाँ पर प्लस साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन। और अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे न्यूमरेटर में a+b का फॉर्मूला बनता है, जो कि होता है a² माइनस b² एंड डिवाइडेड बाय नीचे है h, और अगले ब्रैकेट में है ये वाला टर्म √x+h माइनस का √x। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x कट जाएगा, फिर बचेगा ये h अपॉन, मतलब ये पूरी क्वांटिटी जो है वो इससे कट जाती है ना।
मतलब अगले स्टेप में यू गेट व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट तो ऊपर बचेगा h, और यही देखो यही वो h था जो कि इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट कर रहा था, तो मैंने इसको उठा के अलग कर दिया। भैया तू चला गया, और जब ये चला गया तो अब अपन h की जगह पर 0 डाल देते हैं। h की जगह 0 डालोगे तो यू गेट दी आंसर 1/2√h। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/2√h। तो हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखा, फिर फैक्टराइजेशन करके देखा, दोनों नहीं हुए, रूट दिख रहा था। तो यदि आपका 0/0 फॉर्मेट है और रूट कहीं दिख रहा है न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में या दोनों जगह, तो फिर ये पक्की बात है कि वहां रैशनलाइजेशन मेथड लगेगा, और इस तरीके से हम क्वेश्चन को रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके हवाले में कर रहा हूं, आप ट्राई करिए, और इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, लिमिट दिया है x टेंडिंग टू 2a, limit is x tending to 2a, x tends to 2a, and root over x minus 2a न्यूमरेटर में है, प्लस रूट एक्स माइनस रूट 2a और डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4a। यह है क्वेश्चन, आप बताइए इसका आंसर कितना है। आपके पास 2 मिनट है, आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन कहीं पढ़ने में दिक्कत जा रही हो तो पूछ लें। So this is limit x tending to 2a, स्क्वायर रूट ओवर x माइनस 2a, पूरे पर है x माइनस 2a, पूरे पे रूट लगा हुआ है यहाँ तक है, फिर प्लस रूट x माइनस रूट 2a एंड होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4a। सर वो रूट 2a में a बाहर है ना रूट के? नहीं, वहां पे भी पूरे पे है। हर जगह रूट पूरे नंबर पर है। आगे देखिए, अभी आप इसमें महसूस करोगे कि थोड़ा बहुत समय आपको लगेगा, ये आपको अभी महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं मेथड्स में आगे बढ़ते जाऊंगा अपन इन मेथड्स को और ज्यादा इजी करते जाएंगे। उससे तो लेकिन इजी है जो कल तक अपन पढ़ रहे थे। कल अपन पढ़ रहे थे कि भाई जब लिमिट निकालनी होगी तो आपको बताया था या तो LHL निकाल दो या तो RHL निकाल दो। तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट से भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। वो लेकिन और ज्यादा लेंदी होगा, इसलिए अपन ने ये मेथड निकाली रैशनलाइजेशन। फिर अपन इसमें आगे जब पढ़ेंगे और उसका भी शॉर्टकट पढ़ेंगे। चलिए तो मतलब बता दिया जाए। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर पहले क्वेश्चन में 2√x कैसे आया? h की जगह 0 डालेंगे तो रूट एक्स, प्लस साइन है यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस साइन, और अब h को 0 डाल रहे हैं तो 2√x करेक्शन कर लेना।
वो न्यूमरेटर में भी प्लस है, डिनोमिनेटर में भी प्लस है, यहाँ में माइनस ले लिया, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसलिए 2 रूट एक्स। ओके, ये करेक्शन था, सभी बच्चे कर लेना है। माइनस रख के थोड़ी आएगा जीरो, वो 2 रूट एक्स, प्लस रखेंगे तो 2 रूट एक्स है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिखोगे, एक्स की जगह 2a डालोगे तो 0 0 0 सब 0 हो गया, 0/0 फॉर्म है, फैक्टराइजेशन होता नहीं। अब अपन करेंगे रैशनलाइज। सनीक्षा चेक करो, रॉन्ग है बेटा यहाँ। नहीं, अंशु चेक करिए, सनीक्षा और अंशु दोनों चेक करें। अब देखिए सॉल्यूशन, भाई 0/0 आ गया, तो अब अपन ने क्या करना है, ये तो दिख रहा है यहाँ पे साफ, x - 2a ऊपर नीचे कैंसिल करना है, वो 0/0 बना रहा है। x - 2a कैंसिल करना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ये जो √(x² - 2a लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, x - 2a और x + 2a लिख दिया। डिनोमिनेटर को लिख दिया एक ब्रैकेट में x - 2a और एक ब्रैकेट में x + 2a। रूट तो लगा ही था, तो रूट तो लगा ही है हमारा, ये अपन डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं। अब इनको सेपरेट कर लीजिए, इसके साथ इसको ले लीजिए, सेपरेट कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो इसके साथ जब इसको लोगे तो केवल क्या बचेगा, 1/√(x+). भाई ये तो इनडिटर्मिनेंसी यहाँ से हट गई। अब इसको इसके साथ लेंगे तो वी गेट व्हाट, लिमिट x टेंडिंग टू 2a और दिस इज √x - √2a अपॉन ये दोनों, ये भी आ रहा है यहाँ पर और ये भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो 0/0 से फ्री हो गया पहला वाला। इसमें जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अपन कर देंगे, x की जगह 2a लिख देंगे, तो 2a + 2a 4a हो जाएगा, तो ये आता है 1/2√a। और यही आंसर बनता है, क्योंकि इसकी लिमिट अब 0 होने वाली है, अभी नहीं होगी 0, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो कि जब आप x की जगह पर 2a डालोगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी, अभी भी ये 0/0 फॉर्मेट से फ्री नहीं हुआ है। तो अब अपन इसको और फ्री करने के लिए अब इसको रैशनलाइज करें, ठीक है। तो अब मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, मतलब √x + 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, √x + 2a से, √x + √2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। कर दें, कर देते हैं, और क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो मैं कर रहा हूँ वो लिख रहा हूँ पूरा पूरा। पहले मैंने ये टर्म एज सच लिखे हैं, मैंने √x लिखा हुआ है, मैंने √2a लिखा हुआ है, मेरा जो डिनोमिनेटर है वो भी पूरा एज सच है। ये पहला वाला x - 2a, ये दूसरा वाला x + 2a, और अब मैं इसको रैशनलाइज किया हूँ, मैं √x + √2a से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। क्यों करा हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब इन दोनों का जो फैक्टर, भाई ये तो आंसर आ गया, अपन तो केवल इसी को उठा के सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और तब तक कर रहे हैं जब तक कि ऊपर नीचे वो फैक्टर नहीं काट देते, जब तक 0/0 बना रहा है। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो x - 2a बनेगा, और वो जो x - 2 है इससे कैंसिल होगा, तो x - 2a बचेगा। अब आप देख लो, कहीं पर आपको दिक्कत जा रही हो तो मेरे को बताइएगा, मैं वो स्टेप आपको पर्टिकुलरली क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इतना बचेगा। और ये जो 1/2√a चल रहा है, ये तो ऐसा चल रहा है। अब इसमें जब x की जगह 2a डायरेक्ट डालोगे तो ये 0 बना देता है, और ये आता है 1/2√a, और इसलिए फाइनल आंसर है 1/2। So 1/2√a is the correct answer of this question. देख लीजिए, कोई डाउट है तो फिर। तनिष्का समर्थ इन्होंने 1/2√a पूर्वा ने लिखा था, और तनिष्का ने 1/√4a लिखा था। √4a कंसिडरेबल है, लेकिन ऐसे में रूट केवल 4 पे माना जा रहा है, इसलिए मैंने गलत बोला था। आप तनिष्का समर्थ करेक्ट है, अंशु चेक करें, और पूर्वा भी करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। So now take the screenshot of this page. This is the rationalization method. सर हाँ बोलिए। सर ये यहाँ पे आपने रैशनलाइज करने के बाद हाँ। ये स्क्वायर हो जाएगा ना सर, मतलब होल स्क्वायर, कौन सा वाला? x - 2a। ये ऊपर वाला? हाँ सर।
नहीं, ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये आएगा एक्स माइनस टू ए, ठीक है। तो ये ऊपर x माइनस टू ए बनेगा और नीचे क्या बैठा है, नीचे बैठा है रूट एक्स माइनस टू ए। तो मैंने जब इसको इसके साथ कैंसिल किया तो मैंने इसको क्या लिख दिया, रूट एक्स माइनस टू, ठीक है। तो ये आ गया रूट एक्स माइनस। हाँ सर। और कोई डाउट नहीं पर कैलकुलेशन में पर्टिकुलरली है तो पूछ लीजिए। नाउ वी मूव ऑन टू, देखिए दो, सबसे पहले डायरेक्ट करना है, फिर फैक्टराइज करना है, फिर रैशनलाइज यूज करना है। और अब मैं एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, कई क्वेश्चन ये फॉर्मूला पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5 वेयर वी डिस्कस स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो our next method is by standard formula. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है वो मैं डिस्क्राइब करता हूँ। तो आप इसी सीक्वेंस में करोगे तो कंफ्यूजन आपको कम होगा, ये दिक्कत कम हो जाएगी कि कब कौन सी मेथड लगाना है। और जब अपनी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो ये सोचना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हर क्वेश्चन में सबसे पहले आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया करो, उससे पैटर्न पता चलता है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन दे रखा है। और आफ्टर दैट आप उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन करके देखना है, नहीं होता तो रैशनलाइज करके देखना है, ठीक है। और फिर इसी कैटेगरी में कई जो क्वेश्चन है, हम डिस्कस कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, हम एल्जेब्रिक फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं। तो कई बारी एल्जेब्रिक फंक्शन की जो लिमिट के क्वेश्चन है वो इस स्टैंडर्ड फार्मूला पे भी आ जाते हैं। तो मैं स्टैंडर्ड फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड फार्मूला ये है कि आगे से अब कभी भी आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स पावर एन ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिखेगा तो आप डायरेक्ट अपना आंसर एन इंटू ए पावर एन माइनस वन कर, ये फॉर्मूला है। और एक्चुअली आप ये देख रहे हो, आप इसको याद कैसे रखोगे। एक्चुअली इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, ये एक्स पावर एन का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है। डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी फंक्शन का यदि आप डेरिवेटिव करोगे तो पावर सामने आ जाती है और एक पावर कम हो जाता है, तो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। तो ये एक्स पावर एन का एक्स बराबर ए पर डेरिवेटिव है, ये याद रखने के लिए है, ठीक है। मैं फॉर्मूला का वेरिफिकेशन अभी कर रहा हूँ, क्वेश्चन इस पे बहुत सिंपल बनेंगे। मैं एक आधी क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा, या जो आपने चैप्टर की शुरुआत जिस क्वेश्चन से करी थी वो क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था। मैंने क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, और एक्स टेंडिंग टू टू था। मतलब हमारा ए की जगह पर कितना दे रखा है, दो, और एन की जगह पे भी कितना दिया है, दो। तो ए को भी दो डाल दो और एन को भी दो डाल दो, तो टू टू जा फोर आंसर आ जाए। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी नहीं करनी पड़ेगी, आप उस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। लेकिन भाई वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वेरिफिकेशन, क्योंकि वेरिफिकेशन करने से हमारे काफी जो प्रीवियस फॉर्मूले हैं वो रिवाइज हो जाते हैं, एक चीज। दूसरा, हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव होती है। आपको ये पूछा नहीं जाएगा कभी स्कूल एग्जाम में कि भैया आप इसको वेरीफाई करके बताओ, ये नहीं पूछते हैं कि इसका वेरिफिकेशन बताइए, ये नहीं आएगा आपको। लेकिन वेरिफिकेशन करने से आपकी कुछ पुरानी चीजें हैं वो रिवाइज हो जाएंगी। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन का एक मेथड ये है कि आपको बोला है यदि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करानी है, लिमिट एग्जिस्ट करी मतलब लिमिट की वैल्यू निकल रही तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब LHL और RHL बराबर होगा। और LHL RHL बराबर है तो आप कोई भी एक निकाल दो। तो मैं इसका RHL निकाल देता हूँ, इसकी लिमिट निकालनी है तो अपन इसकी RHL निकाल देते हैं। और RHL वैल्यू क्या होती है, तो RHL होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस बाकी फंक्शन। ये RHL का नोटेशन होता है, ये आप जानते। अब अपन x की जगह पर क्या मानेंगे, a से कुछ ज्यादा, तो अपन x को क्या सपोज करते हैं, a प्लस एच। जैसे ही आपने x को a प्लस एच सपोज किया तो दिस बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू जीरो। जहां जहां अब x आएगा वहां पर a प्लस एच, x की जगह पर a प्लस एच लिखना है। तो ये a और ये तो उड़ गया,
अब न्यूमरेटर में a पावर n कॉमन ले लिया, तो जैसे ही a पावर n कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, अंदर a पावर n कॉमन लेने से यहाँ बचेगा 1 प्लस h अपॉन a रेज टू दी पावर n, यहाँ -1 नीचे h। अब आप 1 प्लस एक्स पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन जानते हो, क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको एक्सपैंड करोगे तो इसके टर्म्स आएंगे 1 प्लस n इंटू एच अपॉन ए, फिर आता है n c2 h अपॉन ए का स्क्वायर और एंड सो ऑन। लास्ट में जाके लिखोगे ये वाला -1 होल डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे h, ये 1 से ये 1 उड़ गया, और उसके बाद आप अभी भी 0 डाल रहे हो तो ऊपर भी पूरा 0 बनेगा, नीचे भी पूरा 0 बनेगा, क्योंकि h की जगह 0 डालने से ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 सारे टर्म 0 जाएंगे, नीचे भी 0। तो हमको अभी भी इंडिटरमिनेंसी मिल रही है, और किस कारण मिल रही है, क्योंकि ऊपर भी h बैठा नीचे भी h बैठा, तो h को कैंसिल करेंगे। जैसे ही आप h कैंसिल करके बात करोगे तो a पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने यहाँ पर ऊपर से नीचे से एक h उड़ा दिया, तो अब यहाँ बचा n बाई a, यहाँ बचा n c2, ऊपर एक h बचेगा क्योंकि एक h कैंसिल हो गया अपॉन a स्क्वायर, और आगे आने वाले हर टर्म में एक h कम हो जाएगा। एंड फाइनली जब आप लिमिट डालोगे h की जगह 0 तो आगे वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा n बाई a, और बाहर क्या था a पावर n, तो ये a पावर n इंटू n बाई a बचा, जिसकी वैल्यू n इंटू a पावर n माइनस 1 हो। तो देखिए वेरिफिकेशन का फायदा ये हुआ कि यहाँ पर ये बाइनोमियल थ्योरम आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन एक बार रिवाइज हो गया। तो इसी चीज है, मैंने फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकाला, x की जगह a प्लस एच लिखा, a प्लस एच लिख दिया, उसके बाद a पावर n कॉमन ले लिया, बाहर आ गया a पावर n, अंदर 1 प्लस एच बाई ए का पावर n -1, यहाँ पर 1 प्लस एक्स पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा हुआ है पूरा, लास्ट में -1 लिखा है डिवाइडेड बाई h है, ये 1 1 उड़ने के बाद अभी भी ये 0 बाई 0 फॉर्मेट में है, मतलब आपको तब तक कैलकुलेशन जारी रखनी है जब तक कि इनडिटर्मिनेंसी हट नहीं जाती है। इस स्टेप के बाद इनडिटर्मिनेंसी रिमूव हो गया, क्योंकि अब डिनोमिनेटर यहाँ से टोटली अलग हो गया, अब केवल h की जगह 0 डालोगे तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे केवल इस एक को छोड़ के, n बटा a। तो n बाई a पावर n में जब मल्टीप्लाई होगा तो वी गेट अवर रिजल्ट n इंटू a पावर n माइनस। कहीं डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, मैं अब आपको इसको इस तरीके से और बता रहा हूँ, और वहां पर आप एक चीज समझें, पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये, इनको याद रखना। मतलब एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, और अपन ऑलरेडी उसको पढ़ते हैं लेकिन जनरलाइज वे में आज अभी अपन सीख रहे हैं। जैसे कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस ए और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस, ठीक है, और इस x माइनस ए से यहाँ डिवाइड कर देना, तो ये x माइनस ए जब यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो अब आपके पास ये जो रिजल्ट है ये केवल क्या बचेगा, इसको अपन लिख सकते हैं x प्लस ए लिख सकते हैं। ऐसे ही जो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का आइडेंटिटी होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी, ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस ए, फिर आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये आइडेंटिटी। तो ये एक्स माइनस ए से यहाँ डिवाइड कर दो, तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए, इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर ए एक्स और फिर ए स्क्वायर। सिमिलर वे में जब यहाँ पर x पावर 4 a पावर 4 अपॉन एक्स माइनस ए आएगा, तो देखिए क्या क्या टर्म था, तो फिर ये आएंगे एक्स क्यूब, फिर x पे एक पावर कम होगी तो एक्स स्क्वायर इंटू ए, फिर एक और पावर कम होगी तो x इंटू ए स्क्वायर, और फिर एक और पावर कम होके ए क्यूब पे खत्म हो जाएगा। ये 4 टर्म है। तो ये 3 बातों को ऑब्जर्व करके यदि मैं डायरेक्टली इसके लिए बात करूं तो सिमिलर वे में, इन दी सिमिलर मैनर,
x power n minus a power n upon x minus a can be written। कहाँ से शुरू होगा? अब एक कम, जैसे 4 दिया है तो 3 से शुरू होता है, 3 दिया है तो 2 से शुरू होता है, 2 दिया है तो 1 से शुरू होता है, n दिया है तो n माइनस 1 से शुरू होता है, x पावर n माइनस 1, फिर एक पावर कम होगा और इंटू a हो जाएगा, तो a इंटू एक्स पावर n माइनस 2, फिर a पे पावर 1 बढ़ जाएगा और x पे पावर 1 कम हो जाएगा, और इस तरीके से आप इसको लिखते चले जाएंगे, तो लास्ट में a पावर n माइनस। ये है इसका रिजल्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब मैं इसकी हेल्प से इसका वेरिफिकेशन एक बार और आपको दो। एक तो मैं वेरिफिकेशन कर चुका हूँ, फॉर्मूला भाई पूरे पेज पे काम का आपका ये फॉर्मूला है, बस आपको इसको याद रखना है, ठीक है। वेरिफिकेशन से कुछ कैलकुलेशन अपनी इंप्रूव होती है, कुछ नए रिजल्ट अपन को सीखने को मिलते हैं, इसलिए वेरिफिकेशन करते हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6 और 6 पेज पर अपन इसका यूज करके अब इसका रिजल्ट वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो वेरिफिकेशन के स्टेप्स हैं, मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ यहाँ पर, वी हैव टू वेरीफाई दिस, तो मैंने ये ले लिया। अब मैं डायरेक्ट लिमिट ही निकाल रहा हूँ। LHL RHL एक तरीका था, मेथड का एक और टाइप है, लेकिन उससे थोड़ा सा वक्त लगता है, ये आपने देख लिया। और यदि अब आपको ये रिजल्ट पता होता, भाई हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर आप इतना करने से भी बच जाओगे। भाई इसको नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या लिख देंगे, मेन अपना एम जो है वो ये है कि ऊपर नीचे वो x माइनस 1 कटना चाहिए, जो कि 0/0 फॉर्मेट बना रहा है जब अपन डायरेक्ट x की जगह a डालते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे की जगह पर अपन लिख सकते हैं x पावर n माइनस 1, फिर a इंटू एक्स पावर n माइनस 2, फिर a स्क्वायर इंटू एक्स पावर n माइनस 3, और अप टू at the last a power n minus 1। and now when we put x की जगह पर a, तो ये a पावर n माइनस 1, a पावर n माइनस 1, a पावर n माइनस 1, और अप टू a पावर n माइनस 1, और ये टोटल कितने टाइम बनेगा? ये बनेगा n टाइम्स, और इसलिए इसका जो रिजल्ट है इट इज बराबर n टाइम्स ऑफ a पावर n माइनस। ये है वेरिफिकेशन, सेकेंड वेरिफिकेशन है इसका। तो आप वैसे भी कर सकते हो LHL RHL निकाल के, या आप इस रिजल्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों वेरिफिकेशन है, अब आप इसको नोट कर लें, और कोई डाउट है आपका तो पूछ। चलिए वेरी गुड, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात। अपन आगे चलते हैं, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ एक्चुअली। हाँ चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले पेज पर मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, और एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और अगला वाला एक और जो है वो भी सिंपल है, आप आंसर करिए। तो नेक्स्ट पेज नंबर 7 एंड फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 2 x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2, इसका वैल्यू कितना आएगा? और दूसरा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 .
x plus x square up to x power n minus n upon x minus upon x minus 1. तो पहले क्वेश्चन में तो 2 डालने से सीधा 0/0 फॉर्म बनता है, इसलिए यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगाओगे। और ये वो फैक्टर था जो कि 0/0 बना रहा था। और आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ दिस फैक्टर आपके पास ये बचेगा। और अब इसमें x की जगह पर 2 डालोगे तो 4 + 4 + 4, इस क्वेश्चन का आंसर 12 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 12 है। अब आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना है, जो कि आपको ही करना है। सर हाँ सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को जो अभी फॉर्मूला भी बताया उससे नहीं कर सकते क्या? हाँ, पर उसी से कर सकते थे, मैं पता नहीं ये किस फ्लो में कर गया, पर उससे कर दो ना ये। तो ये कैंसिलेशन करने के बाद ये या फिर डायरेक्टली ये 8 मतलब क्या है, ये 2 का क्यूब है। तो अपन इसको डायरेक्टली एक और मेथड है सॉल्यूशन की, सबसे पहले तो अपन यही करेंगे। भाई एन भी 2 है, ए भी 2 है, तो ये 2 का पावर 3 - 1 n इंटू 2 पावर n - 1। तो ये 3 इंटू 4 और ये 12। मैं भी पता नहीं कहाँ कहाँ कर, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से करेंगे ना जब ये फॉर्मूला पढ़ लिया तो आंसर 12 आएगा। ऐसे जा सकते, वैसे कैसे भी जा सकते। अपन और भी इसमें इजी मेथड सीखेंगे, अभी इतना भी नहीं करेंगे। इसका आंसर बताइए कितना है। पूर्वा चेक करो, गलत हो गया ये। मानसी चेक करो, गलत है ये। पूर्वा करेक्ट है अभी, वेरी गुड पूर्वा। नहीं ऋषभ चेक करो, नेगेटिव साइन कहाँ से आ गया तुम्हारा। देखो आप मेरे को जो आंसर बता रहे हो ना, वो आप कुछ भी चेक कर सकते हो, एन की कोई वैल्यू डाल के वहां पर। जैसे मैं इस क्वेश्चन में एन की जगह 1 डाल दूंगा तो इसका लिमिट का वैल्यू 1 आ जाए, और आप अपने आंसर में एन की जगह 1 डालो तो 1 नहीं आता, वो 0 हो जाता है। तो वहां से भी चेक कर सकते हो आपने सही आंसर किया कि नहीं, वो आंसर भी क्रॉस चेक कर लिया करो एक बार। खासतौर से स्कूल एग्जाम में जब लिख के आओगे ना कोई चीज, तो ऐसे चेक कर सकते हैं आप कि मैं जो किया वो सही किया कि नहीं। क्रॉस चेकिंग, उल्टा तरफ से चेक मार लिया करो इस बार। तो आप इस क्वेश्चन में यदि एन की जगह 1 डालोगे तो ये x - 1 अपॉन x - 1 मतलब 1 आता है। तो आपने जो आंसर बताया उसमें n की जगह 1 डालने से 1 आना चाहिए। ये अपना क्रॉस चेकिंग हो गया।
ओके, ऋषभ बोधे करेक्ट है। तो 2 बच्चों के आंसर अभी आए हैं, पूर्वा और ऋषभ बोधे। दोनों मानकापुर ब्रांच से हैं और पूर्वा जोरदार तैयारी अभी शुरू करा है। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें जोरदार। चलिए, so now here we discuss the solution of this question। और सिंपल ये देखिए, डायरेक्ट आप सबसे पहले तो डायरेक्ट किया करो, 1 डालेंगे तो ये n माइनस एन 0/0 का फॉर्म है, इसलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से होता नहीं। अब अपन इसकी दूसरी मेथड की तरफ जाएंगे, विच इज फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ऊपर नीचे हमको x-1 कैंसिल करना है। फैक्टराइजेशन मेथड यही बोलता है, वो फैक्टर हटा दो जो 0/0 बना रहा है। तो मैंने अब क्या किया है, ये जो एक्चुअली जो n है, इस n को आप क्या लिख सकते हो, ये जो क्वेश्चन में आपको यहाँ तक तो ये था, और अब जो n दिया है, ये n को आप लिख सकते हो 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम, और बाकी जगह सेम। उससे क्या फायदा होगा, अब हर एक एक वन को एक एक एक्स के साथ लेते जाओ, एक एक वन को एक एक एक्स के साथ लेते जाएंगे तो x-1 बनेगा ये, फिर x² - 1 बनेगा, फिर x³ - 1 बनेगा, और लास्ट में x⁻n-1। और अब इसको सबको x-1 को अलग अलग कर दीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पहले वाले के साथ x-1, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 1 दूसरे वाले के साथ x-1, और फिर अप टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 लास्ट वाले के साथ x-1। अब इस सभी में ये वाला जो फॉर्मूला है ये लगाओगे तो इसकी लिमिट 1, इसकी 2 और इसकी n आती है। और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n × n + 1/2। तो दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो n × n + 1/2। तो ऐसे अप्रोच करेंगे। दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है आपको कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। तो 2 बच्चों ने सही आंसर किया इसका, n × n + 1/2 इज द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आज आपने 4 मेथड डिस्कस करी। सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, और कई बारी क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर बेस देते हैं। मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने रखे, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपन अभी जो फॉर्मेट पढ़ रहे थे ये 0/0 का फॉर्मेट अपना था। अब अपन इसमें अगली जो हेडिंग पढ़ेंगे वो है लिमिट एट इंफिनिटी। और इंफिनिटी मतलब अभी मैं जो लिमिट निकाला था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे था, टेंडिंग टू 1 था, टेंडिंग टू 0 था, टेंडिंग टू 2 था। अब टेंडिंग टू इंफिनिटी अपन करेंगे, मतलब पढ़ेंगे लिमिट एट इंफिनिटी। तो उसमें 2 फॉर्मेट अपन कवर करेंगे, एक जब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आएगा और एक इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म बनेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी आज हमारा टोटल डिस्कशन सबसे पहले फॉर्मेट पे 0/0 पे था। अब अपन कल की क्लास में इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये 2 फॉर्म पे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। तो आज आपको एक एपीपीएफ भी दूंगा जिसमें जितने क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको बनने लगेगा ऐसा मत मान के चलिएगा, क्योंकि जब तक पूरा पैटर्न नहीं पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन जो टॉपिक होते जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस आप वो एपीपीएस से कंप्लीट करते जाइएगा। तो बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। सर सर अगर 2 की पावर -2 की पावर इंफिनिटी रहा तो वो 0 होगा या 1 होगा? 2 की पावर -2 की पावर इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, -2 की पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा। 1 नहीं होगा? नहीं 1 तो होगा। 1 दिया था इसलिए। नहीं 1 नहीं होगा। -2 का पावर माइनस इंफिनिटी, किसी भी नंबर का पावर आप माइनस इंफिनिटी लेके जाओगे वो नंबर अपॉन में आके इंफिनिटी हो जाएगा। 1/∞ 0 होता है, तो 0 होना चाहिए। तो सर मतलब जैसे 2 है, 2 की पावर -2 उसके पावर माइनस इंफिनिटी तो 0, 2 की पावर -2 है और फिर -2 की पावर माइनस इंफिनिटी। मतलब इसमें कंसेप्ट तो यही लगे ना, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगा।
हाँ वही पूछ रहा था। हाँ तो उस हिसाब से तो 2 पावर इंफिनिटी हो गया, फिर वो इंफिनिटी बनेगा। 1 दिया था। नहीं नहीं, 1 तो किसी भी कंडीशन, 1 तब आएगा जब पावर में 0 बनेगा। 2 के पावर में जब 0 बनेगा तभी 1। और ऊपर वाली क्वांटिटी 1 कैसे हो रही? -2 पे पावर माइनस इंफिनिटी है। हाँ तो इसमें कंसेप्ट ये लगाया है, -2 पे पावर जो माइनस इंफिनिटी, जो पावर पावर की कैलकुलेशन है वो 0 हो जाएगी, जो भी बताया था आपको इसके पहले मैंने। और फिर वो 2 पे पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। अभी जो पूछा था तुमने -2 पे पावर माइनस इंफिनिटी, पहले ये मैंने बताया, तो ये तुम्हारा कितना आया? 0। अब इसको यदि 2 के पावर में डालोगे तो ये 2 के पावर में, तो ये कितना आएगा? 1। ठीक है। ओके सर, मतलब किसी भी पावर को इन्फिनिटी 0 ना? हाँ हाँ। ओके। सर बाकी हाँ, सर वो n के जगह 1 ही क्यों लेना है? क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 1 है। ओके सर। सर हाँ इसका मतलब 2 टू द पावर इंफिनिटी माइनस प्लस दोनों चलता है ना? क्या बोले? सर ये 2 टू द पावर इंफिनिटी माइनस प्लस दोनों चलेगा ना? हाँ ठीक है। हाँ। चलो बाय एवरीवन। बस।